नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मई 2023 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह। मई 2023 में बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बने हैं वो सम्मिलित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ध्यान रखेंगे, अगर आप 2023 में बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो नो डाउट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी या फिर इस श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट यानी कि इससे पिछले महीने का जो वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में, आप सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी पहले से बेहतर होगी। एक बात को यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स के तमाम पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप केवल और केवल 299 रुपये में आपको लाइफ टाइम एक्सेस देता है, यानी कि जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तब तक यहाँ से करंट अफेयर्स का विस्तृत और सर्वश्रेष्ठ संकलन प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, जिसमें डेली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, मई 2023 के जो प्रश्नों का आप यहाँ पर संग्रह देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका पीडीएफ फाइल, जो सेपरेट पीडीएफ फाइल है मंथली करंट अफेयर्स का, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में मौजूदा समय में कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है। यानी कि जो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 अभी आई है, प्रश्न पूछा गया कि बिहार में मौजूदा समय में कितना परसेंट एक्टिव इंटरनेट यूजर है। प्रश्न के आधार पर और जो ये रिपोर्ट आई इसके आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32% एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं बिहार में मौजूदा समय में। हालांकि इसके बारे में यहाँ पर अगर हम विस्तार से बात करें तो पहला पॉइंट है, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार ने 4 मई 2023 को भारत में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट की बात करें तो इंटरनेट इन इंडिया नामक इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौजूदा समय में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, यह रिपोर्ट किसकी तरफ से जारी किया गया और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, और इसके आधार पर हम बात करें पूरे भारत में मौजूदा समय में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर है, जिनमें 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों में, और जबकि हम बात करें शहरी इलाकों की तो 36 करोड़ शहरी इलाकों में है। अर्थात इस रिपोर्ट के आधार पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये भी पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ और पॉइंट है, जैसे कि यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में सर्वाधिक इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता है वो मोबाइल फ़ोन के जरिए होता है। जब से स्मार्टफोन आया है भारत में इंटरनेट के जो इस्तेमाल की जो दर है, मतलब ये जो दर है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वाधिक जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है भारत में वो मोबाइल फ़ोन के ही जरिए होता है। हालांकि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में बात करें तो गोवा 70% आबादी के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रश्न में हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार में महज 32% आबादी जो है ये इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो रोजगार मंत्रालय की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार लेबर हब के मामले में पूरे भारत में राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो बिहार लेबर हब में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान की बात करें तो लेबर हब के मामले में पहले स्थान पर अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में हम विस्तार से बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में 8.30 करोड़ और बिहार में 2.86 करोड़ श्रमिक निबंधित है। यानी कि जो रजिस्टर्ड श्रमिक है इसकी संख्या की बात करें, दोनों राज्यों में अगर तुलना करें तो बिहार से उत्तर प्रदेश में जो श्रमिकों की संख्या ये 4 गुना अधिक है। तो ये भी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसका खुलासा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ई श्रम पोर्टल की ऑनलाइन रिपोर्ट से हुई है, जिस आधार पर ये प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो लेबर हब में झारखंड 9वें, दिल्ली 20वें और उत्तराखंड 21वें स्थान पर रहा है। तो संबंधित तथ्यों से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इस रिपोर्ट की बात करें बिहार के संदर्भ में तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर लेबर हब में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है, जबकि सबसे कम मजदूर शेखपुरा में है। हालांकि पूरे भारत की दृष्टिकोण से राज्यों के वर्ग में देखें तो अपना बिहार जो है दूसरे स्थान पर है।
लेकिन बिहार के अंतर्गत जिलों की बात करें तो पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है लेबर हब के मामले में। लेबर हब के मामले में सबसे निचले पायदान पर है शेखपुरा। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी मजदूरों की, तो ऐसे में मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, जो कि बिहार के संदर्भ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की है। यहाँ पर हम मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले ये मनरेगा मजदूरी कितनी निर्धारित थी, अब कितनी है। तो इसी संबंधित यहाँ पर अगला पॉइंट है कि पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर 228 रुपये कर दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे अधिक जो दैनिक मजदूरी है ये 357 रुपये प्रतिदिन हरियाणा में है, यानी कि इस मामले में हरियाणा शीर्ष पर है। जबकि वहीं पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किसी भी मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी सबसे कम महज 221 रुपये प्रतिदिन है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट हाल ही में आई थी और एग्जाम पर्पज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई थी मनरेगा की, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की। तो इसके बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये नरेगा नाम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसकी शुरुआत किया गया था। 2 फरवरी 2006 को जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, जिसके बाद ये बन गया नरेगा से मनरेगा। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और अगर मनरेगा योजना की बात करें तो प्रत्येक वित्त वर्ष में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य होता है। हालांकि इसके बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन पटना के शास्त्री नगर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के शास्त्री नगर में एक नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र के परिचालन हेतु भवन निर्माण विभाग एवं बिहार योग विद्यालय मुंगेर के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है, जैसे कि बिहार योग विद्यालय की बात करें तो बिहार स्कूल ऑफ योग जो कि मुंगेर में है, और ये दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है, यानी कि इसे दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है, और ये बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर इसकी स्थापना के बारे में हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद ने सन 1964 में मुंगेर में गंगा नदी के तट पर किया था। ये आपको ध्यान रखना, इसके संस्थापक स्वामी सत्यानंद को माना जाता है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1964 में हुई थी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और वर्ष 2022 में इसके 8वें संस्करण की थीम थी, या फिर जो 8वें संस्करण के विषय थे ये मानवता के लिए योग, अर्थात योग फॉर ह्यूमैनिटी। ये 2022 में जो 8वां संस्करण मनाया गया विश्व योग दिवस का, ये इसका निर्धारित थीम था। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। हालांकि इस श्रृंखला में या फिर इस सीरीज में जितने भी प्रश्न आप देखते हैं वो सभी चुनिंदे प्रश्नों का ही संग्रह होता है, तो किसी भी प्रश्न को एकदम हल्के में आप नहीं आंकेंगे, सभी प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। हालांकि इसके PDF फाइल की बात करें तो हूबहू नोट्स फॉर्मेट में ये आपके लिए तैयार है। इसका प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी होगी। आप जो नोट करने में जो आपका समय व्यतीत होता है वो आपका बचेगा, और वो समय आप अदर सेक्शन पे दे पाएंगे। तो दोनों सुविधा आपके हाथ में है, जैसा आपको उचित लगे आप वो वैसा कर सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूर्वी चंपारण में अभी हाल ही में आयोजित हुई थी। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में ये सारे प्रश्नों के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी चंपारण। इसके बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में पहली बार राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। अगला पॉइंट है कि यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी, जिसमें 19 राज्यों की टीम ने भाग लिया था। तो ये सारी बातें इस प्रतियोगिता से संबंधित है।
हालांकि विजेताओं की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये 10वां ड्रैगन बोर्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन था ये मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। और पुरुष वर्ग के विजेताओं की बात करें तो इसमें पुरुष वर्ग में जो गोल्ड मेडल मिला यानी कि जो स्वर्ण पदक मिला ये उत्तराखंड को मिला। जबकि सिल्वर अर्थात रजत पदक की बात करें तो झारखंड को, जबकि कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को ये पदक मिला। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में बिहार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, झारखंड ने रजत पदक और केरल ने ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक। मिक्स्ड इवेंट की बात करें तो मिक्स्ड इवेंट में बिहार को गोल्ड मेडल मिला। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बिहार के संदर्भ में ये ध्यान रखिए, महिला वर्ग में बिहार को गोल्ड मेडल मिला और मिक्स्ड इवेंट में भी बिहार को गोल्ड मेडल मिला। तो 10वां राष्ट्रीय ड्रैगन बोर्ड प्रतियोगिता से संबंधित अगर प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने दे दिया है। निश्चित तौर पर यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही थी पूर्वी चंपारण की, तो बिहार वाले मैप पर आप यहाँ पर पूर्वी चंपारण की स्थिति को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैप से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पीपीएससी एग्जाम में पटना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि राजधानी पटना की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ राजधानी पटना अपने जिले की सीमा को साझा करता है। बिहार की बात करें तो बिहार का जो स्थापना हुआ था तो ये पश्चिम बंगाल से अलग होकर 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी और बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये भी ध्यान रखें। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जानकारी यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल ही में 22 मार्च 2023 को जो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना, ये 111वां बिहार स्थापना दिवस था जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। लेकिन इससे पहले जो 2022 में 110वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था जल जीवन हरियाली। ये सारी बातें हमने आपको कई बार बतलाया है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर हम बार बार आपको याद दिलाते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो आप एग्जाम में प्रश्न को सही कर पाए, इस चीज को ध्यान रखेगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ गए हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इट राइट मिलेट मेला का आयोजन पटना बिहार में हाल ही में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा किया गया। बताएं कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है। वर्तमान समय में बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि समीर कुमार महासेठ से पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग बिहार सरकार ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से ऊर्जा भवन पटना में इट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इट राइट मिलेट मेला का आयोजन बिहार में मई 2022 में कहाँ किया गया। तो पटना के ऊर्जा भवन में ये इट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा किया गया। यही जानकारी यहाँ पर लिखा गया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा किया गया। हालांकि यहाँ पर हम बात करें अगर शाहनवाज हुसैन की, तो शाहनवाज हुसैन के बारे में कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में बिहार ने एथनॉल नीति को लागू किया था और एथनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना था। साथ साथ इन्हीं के कार्यकाल में बिहार ने लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दिया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको फिलहाल यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, जिसके तहत 27 भाषा में प्रसारण किया जाएगा। हालांकि बिहार की दृष्टिकोण देखें तो इनमें बिहार के 9 शहर शामिल हैं जहां पर एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया। इन 9 शहरों की बात करें तो कटिहार, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा जो कि जमुई का एक शहर है, और इसके अतिरिक्त नवादा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना 9 जगह है, 9 शहर है जहाँ पर अभी हाल ही में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है और 23 जुलाई 1927 को देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था, जिस वजह से इस दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अगला पॉइंट है कि 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे एफएम का पूरा नाम क्या होता है। एफएम जो यहाँ पर हमने चर्चा किया, इसका पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
चलिए चलते अगले 7वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में 10वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी पूरे बिहार में पहला और देश भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है। अगर हम प्लांट लोड फैक्टर की बात करें एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर की, तो ये 87.58% यानी कि 87.58% रहा। इस आधार पर बिहार में पहला और देश भर में ये 10वां स्थान मिला है एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली इस कांटी थर्मल पावर स्टेशन या फिर सहायक कंपनी की स्थापना हुई थी 1985 में। यानी कि एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर के बारे में लिखा जा रहा है, ये एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में, इससे 10 वर्ष पहले, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर बिहार की दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार कैबिनेट की हालिया घोषणा के अनुसार डीएनए जांच के लिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एक एक यूनिट लगाई जाएगी। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था कि किसी भी अपराध में जहां पर डीएनए जांच की जरूरत होती है, तो ऐसे में अब तक बिहार अन्य राज्यों पर निर्भर था। ये निर्भरता को समाप्त करने की दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने यह घोषणा किया कि डीएनए जाँच के लिए एक यूनिट लगाया जाएगा बिहार के मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। ये जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया गया है, आई होप कि आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि देश के सभी राज्यों में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है और इसके तहत ड्रग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर मरीजों को मिल रही दवाओं की सूची को भी तैयार किया जाता है कि कौन से मरीज को कौन सा दवा मिला और कितना दवा मिला। और इसकी हालिया रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में बिहार का जो स्थान है ये देश भर में दूसरा स्थान मिला। यानी कि इसी रिपोर्ट के आधार पर ये जो डेटा संग्रहित होता है, इसी के आधार पर यहाँ पर ये सारी बातें निकलकर सामने आई है कि मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। हालांकि अगले पॉइंट की बात करें तो इस मामले में यानी कि मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में पूरे भारत में राजस्थान पहले स्थान पर या फिर पहले पायदान पर है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% और राजस्थान में 76.02% मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिलती है। इस रिपोर्ट से संबंधित इतनी सारी जानकारी निकलकर सामने आई है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक आंकड़े के अनुसार बिहार में शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 99%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब 99% विद्यालय शिक्षा वाले विद्यालय हो गए। हालांकि जिलों की बात करें तो ऐसे में इसके तहत सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में 3607 स्कूल शिक्षा वाले स्कूल हैं, जबकि इसके अतिरिक्त हम देखें मधुबनी में 3259, गया में 3249 और इसी प्रकार से जिलों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य भर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक कुल 75,466 स्कूल हैं और इन 75,466 स्कूलों में से 74,422 स्कूलों को शिक्षा वाला विद्यालय का दर्जा मिल चुका है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये शिक्षा वाला विद्यालय क्या होता है? तो इसके बारे में यहाँ पर आसान भाषा में पॉइंट हमने दर्शाया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक ही स्कूल या फिर कॉलेज जहाँ पर लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देने की सुविधा होती है, एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वैसे स्कूल या फिर कॉलेज को शिक्षा वाले स्कूल या फिर कॉलेज कहा जाता है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट अभी हाल में आई है, इस आधार पर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार में जितने भी स्कूल हैं, अगर हम प्रतिशतता के आधार पर देखें तो 99% जो स्कूल है वो शिक्षा वाले स्कूल हो चुके हैं। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट से संबंधित आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर आप पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है?
ये नवीनतम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के आधार पर इसका राइट आंसर होगा 16,000। 16,000 की आबादी पर बिहार में एक बैंक है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16,000 आबादी पर एक बैंक ब्रांच है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 11,000 आबादी पर एक बैंक ब्रांच है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर की तो 11,000 की आबादी पर एक बैंक है, जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में 16,000 की आबादी पर एक बैंक है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ चूंकि बात हो रही है बैंक की, तो बैंकों की जो सर्वोच्च संस्था यह है आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के आधार पर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है तथा भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। आरबीआई का जो कार्यालय था प्रारंभ में ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी तौर पर इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में आरबीआई का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है। आप यहाँ पर आरबीआई के लोगो में देख सकते हैं। यहाँ से आपके एनटीपीसी वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। हाल ही में जो एनटीपीसी एग्जाम आयोजित हुई वहाँ से, यानी कि वहाँ पर ये प्रश्न, यानी कि ये लोगों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और आरबीआई के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर की बात हुई तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं और वे उर्जित पटेल की जगह पे है। क्योंकि यहाँ पर बात हुई शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास के बारे में एक अहम जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की। तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। और यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दूसरी बार है, सबसे अंतिम वाले पॉइंट को देखिए, यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई के गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था। ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार अर्थात सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार की बात करें तो इसके तहत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में राजधानी पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। बताएं कि वे बिहार के कौन से राज्यपाल हैं जो कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। प्रश्न पूछा गया कि वे बिहार के कौन से राज्यपाल हैं। इसका राइट आंसर होगा वह बिहार के 41वें राज्यपाल है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार की राजधानी पटना के खगौल में लखनी बीघा में बांस से बने 4,000 वर्ग फीट में बने इस सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। ये पटना के खगौल में लखनी बीघा नामक एक स्थान है, यहीं पर बांस से बने 4,000 वर्ग फीट में इसका उद्घाटन किया गया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, तो 17 फरवरी 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बने और उन्होंने 40वें राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लिया। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। 40वें राज्यपाल बिहार के थे फागू चौहान और 17 फरवरी 2023 को बिहार के 41वें राज्यपाल बने फागू चौहान के स्थान पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। चूंकि यहाँ पर राज्यपाल की बात हुई बिहार के संदर्भ में कुछ चीजें देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में पहले कई बार प्रश्न बने हैं। तो अगला पॉइंट है कि जयराम दास दौलतराम स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। प्रश्न आपके एग्जाम इस प्रकार से पूछे गए हैं कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल थे। यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखिए, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलतराम। हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार के 22वें व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आज़ादी के बाद अब तक बिहार में सिर्फ एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री 1973 में अब्दुल गफूर बने हैं। बिहार के अगर हम संदर्भ में बात करें तो 1973 में आज़ादी के बाद पहली बार एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे अब्दुल गफूर। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। और जो आप यहाँ पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है। मूल रूप से आप ये ध्यान रखिए, जब भी 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष हो तभी वो इंगित करेगा बिहार के राजकीय चिन्ह को। अगर सिर्फ और सिर्फ बोधि वृक्ष हो तो बिहार का राजकीय चिन्ह कदापि नहीं हो सकता है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे।
ये प्रश्न है 12 प्रश्न की, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी अर्थात किस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वे पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मिसेज बिहार 2023 के खिताब सहरसा जिले के मूल निवासी व पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने अपने नाम किया, जिन्हें आप यहाँ पर बीच वाले इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में पटना यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है बीएन कॉलेज। बीएन कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर है, जिन्हें अभी हाल ही में मिसेज बिहार 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता राजधानी पटना में आयोजित किया गया था और आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूरे बिहार से आए करीब 200 से ज़्यादा प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिसेज बिहार का खिताब इन्होंने अपने नाम किया, यानी कि डॉक्टर रोहिणी ने इसे अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में लिखा है, जो कि सौंदर्य प्रतियोगिता के अंतर्गत सबसे पहले स्थान पर आता है मिस यूनिवर्स। तो इसके अंतर्गत हम बात करें 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो आयोजन था ये अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया था। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस 71वीं प्रतियोगिता का जो विजेता घोषित हुआ ये अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल विजेता घोषित हुआ, यानी कि मिस यूनिवर्स चुनी गई। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत के संदर्भ में मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो आयोजन था ये वर्ष 2022 में अमेरिका के लॉस वेगस में किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर भारत की सरगम कौशल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। भारत के दृष्टिकोण से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही 21 साल बाद किसी भारतीय महिला ने यह खिताब अपने नाम किया है। हालांकि इससे पहले 2021 में लॉस वेगस में ही मिसेज वर्ल्ड का खिताब अदिति गोवित्रिकर ने 21 साल पहले अपने नाम किया था और भारत को गौरवान्वित किया था। लेकिन अभी हाल ही में 2022 वाला जो प्रतियोगिता था मिसेज वर्ल्ड का, तो जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल इसका विजेता घोषित हुआ। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न होगा 13वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के हिस्सा में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवादा जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है या फिर निर्माण किया जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर निर्माण की बात हो रही है, यानी कि निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप इसे तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बोधगया और राजगीर मार्ग के बीच नवादा जिले के हिस्सा में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। दरअसल एग्जैक्ट वो प्लेस कौन सा है, अब इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। तो हिस्सा में ये भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि बोधगया और राजगीर मार्ग के बीच नवादा जिले में स्थित एक स्थान है। आपको ध्यान रखना प्रॉपर ये स्थान का नाम है हिस्सा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसका निर्माण वट थाई टेम्पल परिसर में किया जा रहा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट इसकी ऊंचाई है और यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। थाईलैंड की एक संस्था है वट नव मंडला धर्मकर, इसी के जरिए इस मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। यानी कि इस मूर्ति का निर्माता की बात करें तो ये संस्था का नाम है वट नव मंडला धर्मकर, जो कि थाईलैंड की एक संस्था है, इसी के जरिए इसका निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 14वां प्रश्न है कि बिहार के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिहार के बाद किस राज्य में अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण या फिर ओबीसी सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा में भी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 1 मई 2023 को उड़ीसा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से संबंधित बहुप्रतीक्षित सर्वेक्षण शुरू हुआ है और उड़ीसा बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिहार से यह संबंधित है कहीं ना कहीं, जिस वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह सर्वेक्षण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में हो रही है, जो कि 27 मई 2023 तक चली। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है उड़ीसा से संबंधित कि हाल ही में मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। ये आधारशिला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही शक्तिकांत दास के बारे में। तो शक्तिकांत दास के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दिया था केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत। आई होप कि आपको याद होगा, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 15वां प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के केसर कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया या फिर जीता है? केसर कुमार को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं
और वे बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी केशवर कुमार ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये तमिलनाडु में भी हाल ही में किया गया और इसके तहत 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के गया जिले के केशर कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया और इस जीत के साथ वे दक्षिण कोरिया में होने वाले आगामी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी उत्तीर्ण हो गया। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। खास करके बिहार के खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसको लेकर एक वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड किया था, वो जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं 16वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर देखिए एनजीटी की तरफ से बिहार पर जो भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर हर्जाने के रूप में, तो ऐसे में यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल इस प्रश्न में हमारा पहला पॉइंट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर या फिर नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर हाल ही में 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इस जुर्माने की राशि 2 महीने में जमा करने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया गया एनजीटी की तरफ से। हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इससे पहले भी गंदा पानी उपचारित किए बगैर गंगा सहित अन्य नदियों में प्रवाहित किए जाने के मामले में एनजीटी के आदेश का पालन नहीं होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार सरकार पर नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के लिए 667.30 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया था। तो ऐसा दूसरी बार अभी हाल ही में हुआ है जो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर बिहार सरकार पर। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखें। चलते यहाँ पर हम अगले 17वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है, यानी कि कितना परसेंट एक्टिव इंटरनेट यूजर है। आई थिंक ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 32% सक्रिय इंटरनेट यूजर है। हालांकि इसकी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक दे चुके हैं, तो इसे स्किप करते हुए चलते हैं 18वें प्रश्न पे। तो ये 18वां प्रश्न है कि जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई और ई के तहत यहाँ पर 3 विकल्प सही है, बी, सी और डी, यानी कि अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार और राजीव रंजन सिंह। इन तीनों का चयन अभी हाल ही में हुआ है, जिसका आयोजन जो होगा मनामा बहरीन में किया जाएगा। इसी प्रतियोगिता के लिए अभी हाल ही में इन तीनों का चयन बिहार से हुआ है। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से प्रशिक्षित हुए बिहार के 3 वॉलीबॉल खिलाड़ी अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार और राजीव रंजन सिंह का चयन 7 से 16 जुलाई 2023 तक मनामा बहरीन में होने वाले FIVB फुटबॉल नहीं बल्कि वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। दरअसल यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। यह प्रश्न बिहार के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिला था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो पुराना लोगो है आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि ये नया लोगो कुछ समय पहले ही अपडेट हुआ है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखिए वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं ये रविंद्रन शंकरन है। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे FIVB के बारे में, तो यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, अर्थात इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन भी कहा जाता है। फ्रेंच में इसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, जबकि इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1947 में पेरिस फ्रांस में, और इसका मुख्यालय जो है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पर हमारा अगला है 19वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार को स्वर्ण पदक दीपक कुमार ने दिलाया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर कर्नाटक में 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये आयोजन तिथि है 4 से 7 मई 2023
और डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। ये प्रतिस्पर्धा ध्यान रखिए, डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में बिहार के दीपक कुमार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में अर्चना कुमारी ने कांस्य पदक और साथ ही हाई जंप में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है कि सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बताइए कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वे बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पर विक्की कुमार को या फिर विक्की पांडे को इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सीआरपीएफ में तैनात जमुई जिला के विक्की पांडे की अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से नवाजा है। दरअसल यहाँ पर यह ध्यान रखना कि उन्हें यह सम्मान झारखंड के गुमला में नक्सलियों से मुठभेड़ में अदम्य वीरता दिखाने के लिए मिला है। दरअसल 15 जुलाई 2021 को झारखंड के गुमला में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 209 कोबरा कमांडो टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 15 नाम का इनामी कुख्यात नक्सली बुद्धेश्वर उरांव, जो कि बिहार रीजनल कमेटी के मेंबर थे, इन्हें मार गिराया था। इसी उपलब्धि के लिए अभी हाल ही में बिहार के जमुई जिले के विक्की पांडे को अभी हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है विक्की पांडे से संबंधित कि वे वर्तमान समय में जमशेदपुर में कार्यरत है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे जमुई के बारे में, तो जमुई के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर ये ले लीजिए कि भारत के वीरता पुरस्कारों की संख्या क्या है। यानी कि वीरता पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो भारत में कितने वीरता पुरस्कार हैं, तो इसकी संख्या वर्तमान समय में 6 है, जिसके तहत परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। अगर हम बात करें यह वीरता पुरस्कार की, तो यह वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इन 6 वीरता पुरस्कारों में से परमवीर चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। क्योंकि यहाँ पर बात हुई भारतीय सेना की, तो जब भी भारतीय सेना की बात होती है तो ये सारी जानकारी हम आपको अवश्य बतलाते हैं, खास करके भारतीय सेना प्रमुखों के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पहले भी कई बार बने हैं। वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख यानी कि जनरल है मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख अर्थात एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल आर. हरि कुमार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे, जिनका 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हवाई दुर्घटना में मौत हो गया। उस विमान का नाम था MI-17 V5। उस विमान में कुल 14 लोग उनकी पत्नी समेत सवार थे। दुर्घटना स्थल पर ही सभी की मौत हो गई। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चूंकि यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे थे जमुई की, तो जमुई के बारे में एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिए, बिहार में पक्षी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है 2021 में कलरव नाम से ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में किया गया। ये बिहार के इतिहास में पहला पक्षी महोत्सव था, कलरव नाम से आयोजित हुआ। और यहाँ पर पॉइंट को देखें कि कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के इस पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गौरैया जो बिहार का राज्य का पक्षी है वो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अभी हाल ही में 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। तो ये सारी जानकारी कॉमन है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। तो इसको लेकर बीपीएससी मेकर के द्वारा एक पेड ग्रुप की शुरुआत की गई है। इस पेड ग्रुप में आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया। 40 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये जान पाते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आगामी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो टेस्ट सीरीज को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसी ग्रुप में आपको मंथली करंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा। 2022 से अब तक का सारा नोट्स इसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हमारा स्पेशल नोट्स है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आदि आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ इस ग्रुप में आपको ध्यान रखना, डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चलती है उसका भी PDF 5 बजे सुबह प्रत्येक दिन आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर और बिहार समान अध्ययन का एक स्पेशल नोट्स है, वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बेहतर तैयारी के लिए आप चाहें तो इस पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। हालांकि ये सभी मटेरियल जो है ये बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स में उपलब्ध कराई गई है। तो अपनी सुविधा के आधार पर आप चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप पर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला 21वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए पटना, किसी भी विकल्प में पटना नहीं दिया गया है। इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि पटना नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर राजधानी पटना को स्वच्छ करने की दिशा में राजधानी पटना के 630 गार्बेज पॉइंट को चिन्हित कर कचरा मुक्त करने का फैसला किया है और इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। 630 गार्बेज पॉइंट को चिन्हित कर कचरा मुक्त करने का फैसला लिया गया है। दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर इसकी शुरुआत की गई है और इसको लेकर अभी हाल ही में चकाचक अभियान की शुरुआत की गई, ये जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हाल ही में बिहार के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। बताएं कि यह किस जिले में अवस्थित है, यानी किस जिले में इसका स्थापना किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवादा। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नवादा जिले के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के माध्यम से 14,000 नहीं बल्कि 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और अगला पॉइंट है कि इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात बियाडा ने भूमि का भी आवंटन कर दिया है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बियाडा द्वारा नवादा के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 70 एकड़ भूमि इस सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित की गई है। तो ये सारे कुछ डेटा हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट इसका हमारा यहाँ पर 23वां प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न की पंचायतों को टीबी से मुक्त करने के उद्देश्य से तेजस्वी यादव ने हाल ही में 12 मई 2023 को राजधानी पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया। तेजस्वी यादव कौन है? यहाँ पर विकल्पों के आधार पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, और ई के साथ ये वाला सेक्शन यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार के वे उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ए और बी दोनों विकल्प सही है। फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। दरअसल पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत 12 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। और आपको ध्यान रखना है इसके लिए सभी जिलों में सभी जिलों से एक प्रतिनिधि को पटना बुलाया गया था और कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुजफ्फरपुर को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। सभी जिलों से एक प्रतिनिधि को यहाँ पर इसे कह सकते हैं कार्यक्रम में बुलाया गया था और कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन में बेहतरीन कार्य के लिए या फिर उत्कृष्ट कार्य के लिए मुजफ्फरपुर को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। या फिर उन्मूलन शब्द की हम बात करें तो उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है समाप्त करना, तो टीबी को समाप्त करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी दिवस या फिर क्षय रोग दिवस मनाया गया है। और अगला पॉइंट है कि इसका जो थीम है 2023 का जो मनाया गया, 2023 में इसका थीम था यस वी कैन इंड टीबी। एक और पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष 2022 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। यहाँ पर जो पॉइंट में हमने मुजफ्फरपुर के बारे में जानकारी आपको दिया कि मुजफ्फरपुर को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, दरअसल बिहार सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम अगले पॉइंट में चर्चा करेंगे विश्व टीबी सम्मेलन के बारे में जो अभी हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। ये बिहार के संदर्भ में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके तहत यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मार्च 2020 में विश्व टीबी सम्मेलन का जो आयोजन है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया और इसमें बिहार के 5 जिलों को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इन 5 जिलों की बात करें तो इन 5 जिलों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल की बात करें तो इसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को शामिल किया गया, जबकि सिल्वर मेडल की बात करें तो सिवान, जबकि ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो सारण और पूर्णिया जिले को इससे सम्मानित किया गया। तो इतनी सारी बातें विश्व टीबी सम्मेलन से संबंधित है। बिहार के सापेक्ष में यहाँ से आपकी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम है बेफिक्र, जिसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया या फिर लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में और कदम को बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग बिहार सरकार ने 10 मई 2023 को बेफिक्र नामक एक ऐप का शुभारंभ किया है। और इस ऐप के शुभारंभ की बात करें तो इसे जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा लॉन्च किया गया।
अब इस ऐप के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ एवं सिंचाई से संबंधित जरूरी सूचनाओं को स्वचालित प्रणाली के जरिए मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक संबंधित पदाधिकारियों और व्यक्तियों तक रियल टाइम में पहुंचाना है, ताकि वे इसके आधार पर समय रहते जरूरी कदम उठा सकें। खास करके किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। जिस प्रकार से मौसम का रुख बदलता है, तो समय रहते हुए इस ऐप के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी, तो समय रहते हुए वो उचित समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। बेफिक्र नामक अभी हाल ही में इस ऐप का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है कि बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद एक बार फिर से पैसेंजर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल ये निर्णय अभी हाल ही में लिया गया और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पटना से भागलपुर के बीच 40 साल बाद। दरअसल उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि 40 साल बाद एक बार फिर से पटना और भागलपुर के बीच पैसेंजर जहाज चलेगा और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से जहाज के परिचालन के लिए एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगी गई है। अगर एनओसी इस माह मिल जाती है तो जून के अंतिम सप्ताह से जहाज का परिचालन होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मई माह के प्रश्नों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनओसी मांगी गई है, तो अगर एनओसी मिल जाती है तो जून माह के अंतिम सप्ताह से जहाज का परिचालन शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें जो मीडिया में निकलकर सामने आई, मीडिया में चल रही थी, उसी आधार पर यहाँ पे हमने प्रश्न को शामिल किया है। तो ये जो पैसेंजर जहाज सेवा है, ये पटना और भागलपुर के बीच शुरू करने के लिए अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जो कि अति महत्वपूर्ण है। जनवरी 2023 में भारत के वर्तमान व 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एशिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर लंबी यात्रा पर रवाना किया था। दरअसल यहाँ पर हम इस रिवर क्रूज की बात करें तो एमवी गंगा विलास नामक यह क्रूज 51 दिन में 25 नदियों से होकर गुजरेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, या फिर इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था वाराणसी से, और इसका नाम है एमवी गंगा विलास। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एमवी गंगा विलास क्या है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 26वां प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट के वे अब तक जज थे जिन्हें अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। यह है अन्नी अभिषेक रेड्डी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि तेलंगाना हाईकोर्ट में जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। और बिहार के 41वें व मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई है। दरअसल ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को देखें कि पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जज को राजभवन में शपथ ग्रहण कराया गया हो। हालांकि अब तक हाईकोर्ट में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होता था, लेकिन पहली बार है जब राजभवन में शपथ ग्रहण कराया गया। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि पटना उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। दरअसल एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने कार्य कब से प्रारंभ किया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला पॉइंट पटना उच्च न्यायालय से संबंधित है कि पटना हाईकोर्ट या फिर पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा वो 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य जज की बात करें, तो वर्तमान में कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और वे केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने संजय करोल का स्थान दिया। ये सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया, आपको याद होगा। अगला हमारा 27वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमोद भगत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले के एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगर हम यहाँ पर प्रमोद भगत की कुछ उपलब्धियों की बात करें तो प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। हमारा अगला पॉइंट है कि भारत सरकार उन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। हालांकि प्रमोद भगत की बात करें तो वे मूल रूप से तो बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में वे उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उड़ीसा की तरफ से खेलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला हमारा 28वां प्रश्न है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों पर करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बताएं कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। चौथा कृषि रोड मैप की बात करें तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2023 को।
अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है और इसकी अवधि होगी 31 मार्च 2028 तक, यानी कि 31 मार्च 2028 तक चौथा कृषि रोड मैप संचालित किया जाएगा। और इसके तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों पर करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का कह सकते हैं घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही थी कृषि की, तो कृषि जनगणना से संबंधित कुछ जानकारी है वो ध्यान रखिए कि कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और इसको लेकर एक जानकारी हमने अगस्त 2022 में आपको दिया था कि अगस्त 2022 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया था। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। कृषि जनगणना की जब भी बात होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसका जनगणना होता है और 11वीं जनगणना का जो कार्य स्टार्ट हुआ था ये अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी कृषि रोड मैप की, तो बिहार के संदर्भ में वो सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। पहला कृषि रोड मैप लागू हुआ था 2008 में और इसके तहत बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में लागू हुआ और इसके तहत भी किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। तीसरा कृषि रोड मैप लागू हुआ 2017 में, इसमें ऑर्गेनिक खाद, कृषि बिजली और साथ मत्स्य और दुग्ध उत्पादन पर जोर दिया गया। चौथे कृषि रोड मैप की बात करें तो 2023 में ये लागू हुआ है। इसमें मोटी अनाज तथा दलहन तिलहन आदि के उत्पादकता पर जोर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें बिहार के संदर्भ में चारों कृषि रोड मैप से संबंधित आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिहार से संबंधित कृषि के संदर्भ में एक जानकारी ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार को अब तक कुल मिला के 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2011-12 में चावल, 2012-13 में गेहूं, 2015-16 और 16-17 में मक्का और फिर 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त एक जानकारी बिहार बजट से संबंधित यहाँ पर हमने शामिल किया है कि हाल ही में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है इसके तहत कृषि विभाग के लिए जो राशि आवंटित की गई है, आपको ध्यान रखना है कुल 2,61,885 करोड़ रुपए में से आपको ध्यान रखना है 3,639 करोड़ रुपए की जो राशि है ये कृषि विभाग के लिए आवंटित की गई है। 3,639 करोड़ रुपए की राशि। तो ये सारी बातें बिहार बजट से संबंधित है। हालांकि इसका कंप्लीट जो निचोड़ है वो हमने एक वीडियो के माध्यम से दिया था। आप वो वीडियो को चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहीं से आपको इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे बिहार बजट का। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छपरा सारण में। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 13 और 14 मई 2023 को तीसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है ये बिहार के सारण जिले के छपरा में आयोजित किया गया। बिहार में छपरा कोई जिला नहीं है बल्कि सारण जिले का एक स्थान है छपरा, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है जहाँ पर 21 देशों के फिल्मों का प्रदर्शन किया गया और सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। इसके तहत यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे बाल फिल्म इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में तुर्की की फिल्म इक्रान एंड यूसु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जब आप विकल्पों पर नजर डालेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। बहुत सारे लोगों के आपने जुबान से सुना होगा आरा जिला। एक्चुअली में बिहार में कोई आरा जिला नहीं है बल्कि भोजपुर जिला है। भोजपुर जिला में एक स्थान है आरा। उसी प्रकार से वैशाली जिला है, न कि हाजीपुर जिला है। हाजीपुर एक स्थान है वैशाली जिला का। सेम टाइप में वहीं पर हम देखें तो रोहतास एक जिला है और रोहतास में एक स्थान है सासाराम। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है कि हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। बताएं कि किस वर्ष इसका नेशनल स्टेटस का दर्जा छिन गया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2005। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है और इसके साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तार भी किया गया है। तो इसके विस्तार के बाद अब मखाना के साथ मछली व जलीय फसलों का भी यहाँ पर अनुसंधान या फिर रिसर्च किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दरभंगा में इस राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी और स्थापना के 3 साल बाद ही 2005 में इसका नेशनल स्टेटस का दर्जा जो था यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा था वो छिन गया था।
स्थापना हुई थी 2002 में और 2005 में 3 साल बाद ही इसका ये दर्जा छिन गया था, लेकिन हाल ही में इसे एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जब 2005 में इसका नेशनल स्टेटस का दर्जा छिन गया था तो पटना स्थित संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में इसे संचालित किया जाने लगा था। चूंकि यहाँ पर बात हुई मखाना की, तो ऐसे में एक जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें कि लंबे संघर्ष के बाद या फिर लंबे समय के संघर्ष के बाद 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। अगर हम बात करें बिहार के कृषि उत्पाद की जिन्हें जीआई टैग मिला है, तो मिथिला मखाना बिहार से कृषि उत्पाद कैटेगरी में 5वां कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। और छठे उत्पाद की बात करें तो मरचा चावल, जो कि पश्चिमी चंपारण चनपटिया प्रखंड से संबंधित है, जिन्हें कि 2023 में अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखिए। हालांकि जीआई टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, जैसे कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में है, और किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 31वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 मई 2023 को बिहार सरकार द्वारा कितने पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया? आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 576 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया। दरअसल यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 मई 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पुलिस थानों एवं पुलिस मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों के लिए 576 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया या फिर 576 पुलिस वाहनों को लॉन्च किया, तो जिसके तहत सेवारत बिहार पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे सेवारत बिहार पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ेगी नए वाहनों के आने से। अब यहाँ पर देखिए हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। नीतीश कुमार ने एक निर्देश दिया था अप्रैल 2022 में। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिखा कि अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर करीब 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश जारी किया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, 150 से 160 पुलिसकर्मी तैनात होंगे 1 लाख की जनसंख्या पर। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है 2021 में टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये भी एग्जाम पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2022 में बिहार का नया डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजविंदर सिंह भट्टी यानी कि RS भट्टी को बनाया गया। उन्होंने संजीव कुमार सिंघल यानी SK सिंघल का स्थान लिया था। ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि SK सिंघल से भी पहले बिहार के जो डीजीपी थे वे थे गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन मूल रूप से ये ध्यान है कि वर्तमान में जो बिहार के नए डीजीपी बने हैं वे हैं राजविंदर सिंह भट्टी, पंजाब कैडर के अधिकारी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 32वें प्रश्न पे। हमारा अगला 32वां प्रश्न है कि हाल ही में 16 मई 2023 को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। बताएं कि हाल ही में किस तिथि को बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। थोड़ी समय पहले ये जानकारी हमने आपको दिया कि 1 अप्रैल 2023 को अभी हाल ही में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। ये जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले 33वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें कौन सा मिलान सही है, तो मिलान A, B और D यानी कि जमुई पहले स्थान पर है, मुंगेर दूसरे स्थान पर है और खगड़िया स्थान पर है, अर्थात A, B, D अर्थात यहाँ पर 3 विकल्प सही है। तो ऐसी स्थिति में फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर E यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जबकि पटना की बात करें तो पटना इसमें तीसरे स्थान पर नहीं है। पटना कौन से स्थान पर है ये जानकारी अभी हम लोग देखेंगे। हम यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो मई 2023 में की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार के सभी 38 जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग में 86.17 अंक के साथ जमुई शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि जमुई इसमें अव्वल रहा। जबकि वहीं पर हम अन्य जिलों के क्रम और उन्हें मिले अंक की बात करें तो जमुई के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर 85.70 अंक के साथ मुंगेर दूसरे स्थान पर, गया तीसरे स्थान पर, पटना की बात करें तो पटना 70.67 अंक के साथ 31वें स्थान पर रहा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पटना यानी कि राजधानी पटना 31वें स्थान पर रहा है बिहार के मनरेगा मजदूरों को काम देने के संदर्भ में। यानी कि ये रिपोर्ट यह बतलाती है कौन सा जिला में मनरेगा मजदूर को सर्वाधिक काम उपलब्ध कराया जाता है। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया सबसे अंतिम 38वें स्थान पर रहा महज 64.27 अंक के साथ। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि मनरेगा की बात आई है तो मनरेगा के बारे में कई जानकारी हमने आपके समक्ष रखा था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैनिक मजदूरी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी जो कि हमने आपको बताया था कि पहले ये दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी, लेकिन हाल ही में इसे संशोधित करते हुए 228 रुपये किया गया। किसी भी मनरेगा मजदूर के लिए जो सर्वाधिक दैनिक मजदूरी ये हरियाणा में है 357 रुपये प्रतिदिन,
जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम महज 221 रुपये प्रतिदिन है। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। और मनरेगा की शुरुआत कब हुई, इससे पहले क्या नाम था, बाद में इसका क्या नाम पड़ा, ये सारी बातें अभी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 34वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, गजेंद्र कुमार और चिंटू कुमार का चयन अभी हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एंड, यहाँ पर विकल्पों में थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो एक्चुअली में यहाँ पर विकल्प नंबर ई में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, यहाँ पर एक और नाम होना चाहिए और ये वाला जो ऑप्शन था ये विकल्प नंबर ई में होना था। तो ऐसी स्थिति में हम चुनते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो बिहार के 2 खिलाड़ी गजेंद्र कुमार जिनका एथलेटिक्स में और चिंटू कुमार हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा के लिए बर्लिन जर्मनी में 7 जून से 25 जून 2023 तक होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए, इनका नाम है गजेंद्र कुमार और चिंटू कुमार। हालांकि इसके अतिरिक्त एक जानकारी ये भी ध्यान रखें कि एथलेटिक्स टीम कोच के रूप में संदीप कुमार का भी चयन किया गया है राष्ट्रीय टीम में। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है कि पटना के ज्ञान भवन में हाल ही में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बताएं कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन अभी हाल ही में तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 19 से 20 मई 2023 इसका आयोजन तिथि है। उद्घाटन इसका किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिला है। ये प्रश्न कई बार हमने आपको बताया है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे बतलाता हूँ जब भी खास करके खेल और खिलाड़ियों की चर्चा होती है बिहार के संदर्भ में। तो ऐसे में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ये भी यहाँ से ध्यान रखें। अब इसको लेकर एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर, जिसमें पिछले 5 महीने के प्रश्नों का संग्रह हमने विस्तार पूर्वक किया, एकदम से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको सारी जानकारी दिया है। आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके इस वीडियो को बीपीएससी मेकर ऐप पर साथ चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना है आप वहां से भी देख सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जो पीडीएफ वाला सेक्शन है आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको समग्र विश्लेषण सारी चीज़ों को मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला 36वां प्रश्न है कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायकोनोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि फॉक्सी ने हाल ही में बिहार के किस जिले में गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र की स्थापना की है। तो फॉक्सी के द्वारा इस तरह का पहला कौशल संवर्धन केंद्र की जो स्थापना किया गया, इसका राइट आंसर होगा राजधानी पटना में इसका अभी हाल ही में कर सकते हैं शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है कि हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो कुल मिला के 19 जिलों को लेकर ये आंकड़ा जारी किया गया था। दरअसल यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट है, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 20 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। लिंगानुपात को अगर हम परिभाषित करें या फिर इसे आसान भाषा में समझें तो प्रति 1000 लड़कों या फिर पुरुषों की तुलना में लड़कों या फिर महिलाओं की संख्या, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है या फिर 1000 लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है, ये ही लिंगानुपात कहलाती है। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम इन 19 जिलों की बात करें कि इन 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हुआ, तो इनमें सबसे आगे है अररिया, उसके बाद क्रम से अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल शामिल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन 19 जिलों में लिंगानुपात का जो दर है वो इस प्रकार से अचानक इतना कम क्यों हो गया। दरअसल सरकार का इसके पीछे मानना है कि लिंगानुपात 900 से कम होने के पीछे वजह यह है कि इन जिलों के अल्ट्रासाउंड सेंटरों में जन्म से पहले ही लिंग की जांच की जा रही है, जो कि गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग जांच करना जो कि कानूनन अपराध। तो इन 19 जिलों को लेकर सरकार का मानना है कि गर्भ में पल रहे बच्चों की जांच कर उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। अगर बेटी होती है तो बेटी को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। तो इसी आधार पर लिंगानुपात में ये जो कमी देखा गया है, यही सब बातें निकलकर यहाँ से सामने आई है। अब यहाँ पर सरकार इसको किस प्रकार से देखती है, क्या घोषणा होगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इन 19 जिलों में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड जो सेंटर है उसके जांच का आदेश जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा।
तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार के जो आंकड़े सामने आए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के आधार पर, और साथ ही ये भी कमेंट कीजिए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और हमने भी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको कई बार दिया है। अगला 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, जिसको लेकर वहां के अधिकारियों की एक टीम बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना पहुंचे हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाएगा। ये सारी बातें निकलकर सामने आई है और इसको लेकर वहां यानी कि राजस्थान से एक अधिकारियों की टीम पटना भी पहुंची थी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट है कि राजस्थान बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा और इसके लिए वहां के अधिकारियों की एक टीम बिहार के जीएसटी मॉडल देखने के लिए राजधानी पटना पहुंचे हैं। दरअसल राजस्थान बिहार में किए जा रहे प्रयोगों और उसके सकारात्मक परिणाम से काफी प्रभावित है, जिसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। चूंकि यहाँ पर जीएसटी की बात हो रही, तो जीएसटी के बारे में आपके एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो सारे संभावित तथ्यों को यहाँ पर हमने शामिल किया है। जैसे कि जीएसटी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था और आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे लाया गया और भारत में आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है कि बिहार बेसबॉल एसोसिएशन के सचिव डैश को हाल ही में भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया। कौन मतलब बिहार बेसबॉल एसोसिएशन के सचिव है जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधु शर्मा इसका राइट आंसर है। किसी भी विकल्प में मधु शर्मा नहीं है, इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। आपको ध्यान रखना है बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की सचिव व एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त सचिव मधु शर्मा भारतीय टीम का कोच नियुक्त की गई है। बेसबॉल अगर हम खेल की बात करें तो इस टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार बेसबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलजीत खन्ना। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अगला 40वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने साथ ही इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है? तो ये निर्देश जो दिया गया एनजीटी की तरफ से सोन नदी को लेकर बिहार सरकार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है, यानी कि एनजीटी ने यह निर्देश दिया है। अगला पॉइंट है सोन नदी के बारे में। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि किसी भी नदी का जो उद्गम स्थल होता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में आकर विलय हो जाती है। दरअसल सोन नदी की बात करें तो बिहार में रोहतास जिले से ये प्रवेश करती है और बिहार राज्य में सोन नदी की लंबाई महज 202 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हमारा एनजीटी के संदर्भ में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर थोड़े समय पहले हमने आपको जानकारी दिया कि ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में नाकाम रहने पर बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर एनजीटी ने 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जानकारी थोड़ी समय पहले हमने आपको दिया था। ये बिहार से संबंधित कुछ बेसिक से फैक्ट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका रिवीजन कर लीजिए। हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं 41वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई और इस संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन इसमें सत्य है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो घोषणा हुई इस संदर्भ में यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला विकल्प है मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला, ये कथन हमारा सत्य है। बिहार को पहला स्थान मिला तो ये कथन हमारा असत्य है। बिहार को तीसरा स्थान मिला तो ये कथन हमारा यहाँ पर सत्य है। 2 विकल्प सत्य है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात विकल्प नंबर ई यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकर दे दूं कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई और शीर्ष राज्य की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला। दूसरे स्थान की बात करें तो उड़ीसा को दूसरा स्थान मिला, ये यहाँ पर आप ध्यान रखें। और संयुक्त तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला। ये जानकारी नोट करने लायक है, जो आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसी के तहत अगर हम बात करें कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत अगर हम जिला वर्ग यानी कि
डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में बात करें तो गंजम जो कि उड़ीसा का जिला है ये पहले स्थान पर, नमक्कल जो कि तमिलनाडु का जिला दूसरे स्थान पर, आदिलाबाद जो कि तेलंगाना का जिला ये तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि यहाँ पर हम इस पुरस्कार समारोह की बात करें या फिर इस पुरस्कार की बात करें तो 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखें, ये डेट है 17 जून 2023। चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी जल पुरस्कारों की, तो ऐसे में अगर हम बात करें बिहार के जल संसाधन मंत्री की, तो वर्तमान में बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं संजय कुमार झा। अब बिहार को यह अवार्ड क्यों मिला है उसकी जानकारी यहाँ पर हमने दर्शाया। तो दरअसल दरभंगा में कमला नदी पर गरोल वियर सिंचाई योजना मुख्य है और इसके तहत रेगुलेटर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा किसानों को दी जा रही है। साथ साथ मधुबनी में बलवा ग्राम के पास धौंस नदी पर आधारित बलवा घाट बराज सह सिंचाई योजना संचालित है। इन्हीं सारे सिंचाई योजना के लिए अभी हाल ही में बिहार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित पॉइंट है कि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो आयोजित हुआ 2018 में, इसका विजेता महाराष्ट्र को घोषित किया गया, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा था। दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो 2009 में सम्मानित किया गया तमिलनाडु को पहले पुरस्कार से, महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो इसमें विजेता घोषित हुआ उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। बिहार के संदर्भ में यह चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार को इसमें संयुक्त तौर पर आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है कि किस राज्य को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार समारोह की बात करें तो यह पुरस्कार समारोह 27 मई 2023 को नई दिल्ली के अम्बेडकर भवन के नालंदा हॉल में आयोजित किया गया था। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रख लेंगे। अगले हम चलते हैं 43वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के बारे में बात कर लेते हैं। 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी शुरुआत यानी कि फेज 1 की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में हुई थी और इसी के तहत जो निहित आप यहाँ पर देख रहे हैं हर घर नल का जल, तो इसी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अभी हाल ही में बिहार सरकार को इसके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि हम बात करें फेज 2 की यानी कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की बात करें तो ये 2020 से कार्यरत है और इसके तहत यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो 7 चीज़ें निहित है। और जो पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यही वो 2023 में यानी कि जो 111वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आई होप कि आपको याद होगा, हमने कई बार विस्तृत तौर पर आपको इसकी जानकारी दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 43वां प्रश्न कि टेलीमेडिसिन यानी कि ई संजीवनी के तहत 17 मई 2023 को एक राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया। बताएं कि इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार को शीर्ष स्थान इसमें मिला है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि दूर दराज के गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवा व इलाज के लिए टेलीमेडिसिन अर्थात ई संजीवनी सुविधा मुहैया कराई जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर 17 मई 2023 को इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और बिहार राज्य इसमें अव्वल आया है। तो बिहार के लिए गौरव की बात है जो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में टेलीमेडिसिन यानी कि ई संजीवनी की जो शुरुआत हुई थी ये 21 फरवरी 2021 को हुई थी। ये डेट एग्जाम पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और उस समय सेवा शुरू होने के समय बिहार देश में 28वें स्थान पर था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। संचालित करने के मामले में बिहार उस समय इसमें 28वें स्थान पर था, लेकिन जो नवीनतम जो रिपोर्ट सामने आई, जो मतलब अभियान चलाया गया, इसके आधार पर देखा जाए तो पूरे भारत में इस टेलीमेडिसिन सेवा के तहत बिहार अव्वल आया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसमें सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में बिहार में 13 फरवरी 2022 को ई संजीवनी 2.0 सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुआ था, 13 फरवरी 2022 को। इसके बेहतर संचालन के लिए कहीं ना कहीं ये वो वजह रही थी जिसके कारण अभी हाल ही में बिहार इसमें अव्वल आया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला 44वां प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार 114.97 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया धाम या फिर सिमरिया रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बताएं कि यह किस जिले में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सिमरिया धाम, जिसका जो अभी हाल ही में सौंदर्यीकरण करने की बात कही गई है, ये संबंधित है बिहार के बेगूसराय जिले से। नेक्स्ट 45वां प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि हाल ही में बिहार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया है। तो बिहार सरकार ने 20 घन मीटर के ऊपर से भूजल का इस्तेमाल करने पर ये एनओसी लेना अनिवार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
46वां प्रश्न है कि मई 2023 में भारत का कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना? इसका राइट आंसर होगा पटना नगर निगम, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम बना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला 47वां प्रश्न है कि किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों के सामाजिक समावेश के लिए पहल करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किन्नर महोत्सव के लिए अभी हाल ही में बिहार को ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न कि बिहार की किस योजना या फिर किस मॉडल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया है या फिर संयुक्त राष्ट्र अपनाया है और ये 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है और 2023 में कौन सा दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया, आप लोग चाहे तो बीपीएससी मेकर ऐप और साथ साथ पेड ग्रुप के भी माध्यम से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको पेड ग्रुप और एप्लीकेशन दोनों जगहों पर एक्सेस मिल जाएगा। तो सुविधा आपके हाथ में है, जहाँ से भी आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई या नहीं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।